हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ऑडिट पर एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो पिछला वीडियो मेरा ऑडिट पर ही था। ये आज का वीडियो है ऑडिट पार्ट टू। ऑडिट पार्ट टू मैंने इसका नाम क्यों रखा है कि पहले वीडियो में मैंने ऑडिट टैली में ऑडिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में बताया था। जिसने नहीं देखा है वो पीछे जाके वीडियो मेरे पिछले वीडियो में देख सकता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा ऑडिट टैली प्राइम में ऑडिट कैसे करें। ठीक है, किससे? टैली प्राइम में हम बैलेंस शीट में ऑडिट कैसे करें। ठीक है, पिछले वीडियो इस वाले वीडियो में टैली प्राइम में ऑडिट बैलेंस शीट से कैसे करेंगे बताएंगे। और पिछले इससे पिछले वीडियो में आप देखना चाहते हैं तो वो पार्ट वन था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का ऑडिट कैसे करें, जो कि मैंने आपको बताया था वही वाली बुक राइटिंग है। उसमें काफ़ी एरर्स थी। उस एरर्स को मैंने फिर वापस अपने ऑडिटर को भेज दिया है, जूनियर्स को, कि जाके वो चेक करे और चेक करके फिर मुझे बताए। फिर मैं उस पर फिर से दोबारा से वीडियो बनाऊंगा आज उसी बुक राइटिंग की, उसी अकाउंटिंग की। ठीक है, मैं बैलेंस शीट के बारे में बताना चाहूँगा, लेकिन बैलेंस शीट से पहले मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो आपको बताया था उसका एक रिवीजन, क्विक रिवीजन कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ देखी थी और क्या क्या चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। जिसने नहीं देखा उसको भी समझ में आ जाए कि ऑडिट के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें के लिए सजेस्ट किया था अपने ऑडिटर को कि क्या क्या चीज़ जाके चेक करेंगे। मैंने सबसे पहले कहा था सेल्स अकाउंट के लिए सबसे पहले सारे सेल्स बिल चेक करो। ठीक है, इसके ऑर्डर रिसीप्ट भी हैं, क्वांटिटी रिसीप्ट भी है। सबसे पहले सेल्स अकाउंट चेक करो। उसके बाद GSTR वन में देखो कि सारी सेल्स इससे मैच खाती है या नहीं खाती है। 1 करोड़ 88 लाख 29,000 की जो सेल्स है वो GSTR 1 से हमारी मैच होती है या नहीं होती, GSTR 1 से और सारे प्रॉपर बिल से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है परचेज। ये स्टॉक इसके जेन्युइन है, पिछले साल के ऑडिटेड है, इसको हमने देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ देखना है पिछले साल की बैलेंस शीट, उसमें देखना है स्टॉक कितने के थे और उतना ही। ठीक है, तो ये जेन्युइन है, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आते हैं परचेज में, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। परचेज के लिए GSTR 2 2A 2B को चेक करना है कि भैया हमारे ये जो परचेज हमारे हैं रियल है या नहीं है। और दूसरा, परचेज के एक्चुअल बिल जो हमारे पास पड़े हुए हैं उसको चेक करना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के हिस्से में इनडायरेक्ट इनकम पे आते हैं। अब आपके पास ज़्यादातर इसमें जो जो चीज़ें हैं सर्टिफिकेट वाली है। जैसे जितने भी इंटरेस्ट है, FD एक ऐसा है, FD का है, सेविंग का है, जो भी इंटरेस्ट है म्यूचुअल फंड का है, इसके बारे में सर्टिफिकेट लो और उसको देखो कि एक साल का इतना बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। हमारे केस में अभी मैंने उसको चेक करने के लिए भेजा है ऑर्डर को, अब वो बताएगा। लेकिन मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये सब चीज़ें आपको शॉर्ट में बता दी है कि वो आप चेक करोगे। प्रॉफिट ऑन लैंड के बारे में ये था कि भैया ये जो प्रॉफिट थी कितने की थी। ठीक है, ये प्रॉफिट लैंड थी कितने की थी और उसमें कितना प्रॉफिट हुआ था, शॉर्ट टर्म हुआ था, लॉन्ग टर्म हुआ था, इसकी एग्रीमेंट वगैरह चेक करो। ठीक है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आपको इसके बारे में मेन मेन चीज़ बताऊँगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल में आ जाओ। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने उसको बताया था कि हर महीने का होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने का, या जो भी आपके हिसाब से 2 महीने में एक बार आता है उसके हिसाब से होना चाहिए। इन्होंने मार्च में डाला हुआ, क्या रीज़न है कि सिर्फ मार्च में डाला हुआ। ठीक है, और फिर आता है अपना वाटर एक्सपेंसेस वगैरह। वाटर एक्सपेंसेस इन्होंने डाल रखा है सिर्फ 3,000 रुपये का। वाटर एक्सपेंसेस पूरे साल में बाइफिकेटेड होना चाहिए। वाटर एक्सपेंसेस का बिल भी आता है, 2 महीने 6 महीने जैसा भी आता है उसके हिसाब से बिल डालना चाहिए। या कोई बिल छूट गया है या क्या है वो सब चीज़ें आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं, अब ज़्यादा डिस्कस मैंने कहा था पिछले वीडियो में आपने डिटेल में देखना हो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का मैंने ऑडिट के बारे में क्या क्या बताया, तो आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। अब हम आज इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते, आज हम करेंगे डिस्कस बैलेंस शीट के बारे में। तो हम आते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, ओल्ड F1 कर लेते हैं, डिटेल फॉर्मेट में आ जाएगी बैलेंस शीट। ठीक है जी, ऑडिट पार्ट टू, बैलेंस शीट का ऑडिट है आज। ठीक है जी, सबसे पहले आते हैं हम कैपिटल और ड्राइंग्स, ये सब चीज़ जो कैपिटल लाइबिलिटी साइड वाले हिस्से है। तो लाइबिलिटी साइड वाले हिस्से में आओ, आप देखो कैपिटल।
अब ध्यान देना, ये जो 62 लाख ओपनिंग बैलेंसेस है ना, 62,55,400, 62,55,400, ये तो रियल हमने बैलेंस शीट से उठाया, पिछली बार ऑडिटेड बैलेंस शीट से। इन्होंने देखोगे भैया ये 22 लाख रुपये कैश लगाए थे, डिलीवरी वैन लगाया, 10,000 रुपये कैश वो लाए हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने वेरीफाई करनी है। ये 55 लाख रुपये ये विड्रॉ करें या नहीं करें, ठीक है, बीइंग पेमेंट मेड। ये 55 लाख रुपये विड्रॉ करें नहीं करें, इन्होंने 1,000 रुपये विड्रॉ करें, 5,600 विड्रॉ करें, 70 लाख, ये 33,800 रुपये, ये किस चीज़ के हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा ठीक है, ये कैपिटल में इंटरेस्ट वगैरह करें। तो सबसे पहले आपने देखना है कि कैपिटल में जो ये जो 2,22,60,000 है, इसमें सबसे बड़ी अमाउंट है 22 लाख रुपये की। आपने इसको वेरीफाई कराना है कि 22 लाख रुपये इसने पैसा लगाया है या नहीं लगाया है, ये प्रोपराइटर से कंफर्म करना है। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं ड्राइंग्स पर। तो भैया ये ड्राइंग्स है 21,500 रुपये की, इसने जुलाई में करी है। एक तो इंटरेस्ट ड्राइंग्स भी है, कैपिटल भी है। ठीक है, ड्राइंग्स टू कैपिटल। अब आप ना ये ड्राइंग्स के बारे में क्या वेरीफाई कर सकते हैं, आप ड्राइंग्स के बारे में ये ड्राइंग्स के बारे में सीधा प्रोपराइटर से विड्रॉ बात कर सकते हैं कि आप ये विड्रॉ है क्या, सिर्फ आपने सिर्फ और सिर्फ पूरे साल में 21,500 निकाले हैं या डाउटफुल है। क्या आपने घर के खर्चे के लिए 21,500 रुपये दिए हैं? लेकिन नहीं, यहाँ पे हमने बाइफिकेट भी करता है। LIC इसने 1,38,753 अभी निकाली है। LIC स्कूल फीस बच्चों के लिए 78,100 रुपये की दी है, ये तो चेक से गए हैं। चलो ये भी ड्राइंग्स है, ये भी ड्राइंग्स है, लेकिन क्या ड्राइंग्स ये मिला के क्या वो ये 2 लाख के आसपास खर्च कर रहा है, 2-2.5 लाख रुपए के आसपास, बस इतना? नहीं, इसमें कुछ डाउटफुल है, आप इसको चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि जिस बंदे की अच्छी खासी कैपिटल हो 83 लाख के आसपास, तो वो बंदा, वो प्रोपराइटर सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए विड्रॉ करेगा, 2.5 लाख रुपए उससे अपना घर चलाएगा? नहीं, आपको जरूर और जरूर ड्राइंग्स में उसकी अमाउंट डालनी पड़ेगी। ड्राइंग्स में उसने जरूर विड्रॉ करा होगा, जो उसने अकाउंटेंट को नहीं बताया होगा पूरे साल। घर में विड्रॉ करके ले गया होगा, कैश ले गया होगा, चाहे जैसे भी ले गया होगा, कैश ही ले गया होगा। अगर बैंक टैली है आपके तो कैश ही ले गया होगा, कैश ले गया होगा, जितने भी मर्जी के हिसाब से ले जाता रहा होगा, और अकाउंटेंट को नहीं बताया होगा। तो आपने एज अकाउंटेंट आपने बॉस से पूछना होगा, लेकिन आपने नहीं पूछा। अब ये बुक राइटिंग हमारे पास है, ऑडिट हमारे पास है, तो मेरे ऑडिटर ये जाकर पूछेंगे कि ये जो है क्या ड्राइंग से इतनी निकाली आपने? तो फिर प्रोपराइटर बताएगा भैया इतनी निकाली या नहीं, हर साल में हर महीने में 30,000, 40,000, 50,000 जो भी ले जाता रहा, उसकी बुक राइटिंग नहीं हुई है एनीवेयर। तो ये ड्राइंग्स की एक ऑब्जेक्शन है। कार लोन, देखिए कार लोन जो है हमने ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट करी है कार लोन की। ये कार लोन नहीं है, कार लोन इंस्टॉलमेंट है। PNB कार लोन है, ये PNB कार लोन इंस्टॉलमेंट है। इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है जी, इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। ये PNB कार लोन और कार लोन एक ही चीज़ है। ये जो माइनस में दिखाई दे रहा है, ये इसी में से माइनस होते दिखाएगा, क्योंकि इन्होंने 12,30,000 रुपये की कार ली थी और उसके बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट करी थी। बाकी इंटरेस्ट अगर चार्ज हुआ तो ये ठीक चल रही है। ये स्टेटमेंट के साथ से यहाँ पे अकाउंटेंट ने गड़बड़ क्या कर दिया है कि कार लोन, PNB कार लोन, ये दो एंट्री अलग अलग बना दिए। PNB कार लोन तो ठीक है, कार लोन को इसमें मर्ज कर देंगे, पेमेंट करते दिखा देंगे। ठीक है, PNB हाउसिंग लोन है ना, हाउसिंग लोन नहीं रखा, ठीक है। ये 20 लाख रुपए का हाउसिंग लोन, 85,000 पेमेंट, ठीक है। बस इसको वेरीफाई करना है कि ये हाउसिंग लोन इतने का ही है डॉक्यूमेंट से या नहीं। ठीक है, एनीवे एंट्री वाइज सब कुछ सही लग रहा है इसमें। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आओ, आप देखो सबसे पहले इसने ट्रांसफर नहीं करा है। ट्रांसफर मतलब आउटपुट इसके जो सेल का समय जितने भी था, सेल या हमने जो भी सर्विस प्रोवाइड करी थी, इतनी GST थी। इन शॉर्ट नीचे देखिए आप, ये 40,63,670 रुपये GST थी। इनपुट के समय 21,21,373 की थी। आउटपुट में से इनपुट माइनस करके जनरली गवर्नमेंट की देनी पड़ती है, लेकिन ऐसा कोई फास्ट एंड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो कई चीज़ों में हमारे को GST ट्रांसफर का अलग रूल होता है, लेकिन इसने ट्रांसफर नहीं करी है। चलो ये ट्रांसफर कर देंगे हम फाइनली। सिंडिकेटर, हाँ जी, सिंडिकेटर देखिए, सिंडिकेटर्स के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सिंडिकेटर्स के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि भैया ये देखो, आप ये देखें, एक केटर्स है जिसकी अप्रैल में 4,05,000 रुपये हमने देने हैं। क्या उसने पूरे साल हमारे से अभी तक पैसा नहीं मांगा है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। टी लिमिटेड है, 4,10,000 रुपये का उससे हमने माल परचेज करा और हमने सिर्फ उसको 5,000 रुपये दिए हैं। क्या उसने पूरे साल हमारे से पैसा अभी तक नहीं मांगा है?
ये पॉसिबल नहीं है। या तो उसने कैश को उसको हमने कैश में पेमेंट कर दी होगी, या चेक से। अगर बैंक हमारा टैली है तो चेक नहीं, अदरवाइज बैंक टैली नहीं है तो चेक से भी पेमेंट करी होगी, अदरवाइज कैश में पेमेंट करी होगी। कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं होता जिसने 4 लाख रुपए लेने हैं और पूरे साल आपको डिस्टर्ब ना करे, आपसे नहीं कहे कि भैया हमारे पैसे दे दो। तो डी लिमिटेड, इसकी क्वेरीज नोट की जाए। आते हैं इसमें एफ लिमिटेड में। एफ लिमिटेड ठीक है, कोई ठीक ठीक है। अप्रैल में हमने माल परचेस किया 16,200 रुपये का, 16,200 रुपये की पेमेंट कर दी है। फिर से 16,200 रुपये का अक्टूबर में परचेस किया। मुझे लगता है आई थिंक इसकी बिल वाइज पेमेंट होती है, ये ठीक है, इसकी अभी पेमेंट करनी है। ठीक है। जी लिमिटेड, अब इस केस में भी वही है कि हमने जी लिमिटेड 4,13,000 रुपये का माल परचेस करा और 1,22,000 रुपये पेमेंट कर दी है। और अगस्त से इसने अभी तक हमारे से पैसा नहीं मांगा है। क्यों नहीं मांगा है? क्या रियल में ऐसा है? ये हमारे को बिजनेसमैन प्रोपराइटर से पता करना पड़ेगा कि रियल में ऐसा है, या फिर इसको किसी तरीके से गूगल पे से, या फिर नेट बैंकिंग से, या फिर आपने कैश में पेमेंट करी है और अपने अकाउंटेंट को नहीं बताया है। एनीवे, आगे आते हैं एच लिमिटेड। एच लिमिटेड का वही हिसाब किताब है। सबसे पहले तो हमने 12,54,000 रुपये की परचेस कर ली, 400 रुपये की पेमेंट करते रहे हम। आखिर में 6,14,000 रुपये हैं सितंबर में। अक्टूबर से उसका कोई भी इंटरफेयर नहीं है, अक्टूबर टू मार्च तक इसमें भी डेफिनेटली कोई ना कोई पेमेंट हुई हुई है, लेकिन अकाउंटेंट ने एंट्री नहीं करी है, या प्रोपराइटर की गलती की वजह से या अकाउंटेंट की गलती की वजह से। ठीक है। हो सकता है प्रोपराइटर ने बताया ना हो कि मैं गूगल पे से या कैश में पेमेंट कर रहा हूँ, या हो सकता है अकाउंटेंट ने बैंक ही मैच ना करे हो और एच लिमिटेड को हमने पेमेंट करी हो। ठीक है जी। के लिमिटेड, ये बिल्कुल सरासर बिल्कुल गलत है। फर्नीचर फिक्चर जिससे खरीदा है आपने, फर्नीचर फिक्चर्स का बिल है। ठीक है। फर्नीचर फिक्चर जिससे खरीदा है, क्या आपने अप्रैल में खरीदा है टू मार्च तक उस बंदे ने पेमेंट नहीं मांगी होगी? डेफिनेटली ये क्वेरीज नोट करो और अपने ऑर्डर को बताओ कि भैया आप ये बिल्कुल नोट करके आए और इसको वेरीफाई करें बिल्कुल कि बिल्कुल गलत एंट्री है ये। के मीटर से जो आपने परचेज करी है उसके बारे में वेरीफाई करके आए कि उसने पूरे साल क्या पेमेंट नहीं मांगी है। एम लिमिटेड ने अक्टूबर से पेमेंट नहीं मांगी है, ठीक है, इसके बारे में भी वेरीफाई करो। एन लिमिटेड का हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है, इसको चेक करो पूरा प्रॉपर। लेकिन ठीक है, इसकी स्टेटमेंट मंगाओ, चेक करो। ठीक है। स्टेटमेंट मंगाने की जरूरत के लिमिटेड से भी है। के लिमिटेड से कंपनी से स्टेटमेंट मंगाओ और चेक करो कि भैया ये क्या हिसाब किताब है। एन लिमिटेड का ठीक है, तो ये छोड़ देते हैं। पी लिमिटेड, इसको हमने एडवांस दिया है। एडवांस क्यों दिया है? ठीक है, हो सकता है मार्च में हमने एडवांस दिया है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको लगभग एडवांस देते हैं और पेमेंट आती है, माल आता है सॉरी। तो ठीक है, इसका हिसाब किताब ठीक लग रहा है, लेकिन इसको ज़्यादा प्रायोरिटी में नहीं रखना है चेक के इसमें। और भैया इसको प्रायोरिटी में थोड़ा सा रखना है कि 2,81,600 रुपये का पेमेंट थी, 3/20 की हमारे पास इसका कैश पेमेंट हो गया। तो भैया इसका कोई बिल जरूर आया होगा 38,400 का, जो हमने चढ़ाया नहीं। चाहे वो कैश जो चाहे वो जीएसटी रजिस्टर हो, चाहे जो भी हो रजिस्टर। तो जब हम परचेज चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा कि 38,400 रुपये का एक बिल था, जो हमने चढ़ाया नहीं, जो अकाउंटेंट ने चढ़ाया नहीं। तो ये चेक कहाँ से पता चलेगा? ये जब हमारा ऑडिटर चेक करेगा परचेज के बिल तो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा, या फिर जीएसटी आर 2A और 2B चेक करेगा तो भी पता चल जाएगा कि परचेज के बिल प्रॉपर चढ़े हैं या नहीं चढ़े हैं। नेक्स्ट आते हैं 77,600। ठीक है जी। दिसंबर में हमने माल परचेज करा था, 3 लाख रुपए दिए, अभी और देने हैं। इसको फिर भी एक वेरीफाई कर लेंगे प्रॉपर से कि भैया इतने ही है या नहीं। ये अकाउंट थोड़ा सा गड़बड़ है कि भैया इसको हमने जुलाई में ज़्यादा पैसे क्यों दे दिए, एसबीआई के चेक क्यों दे दिया? या ज़्यादा पैसे दे दिए तो माल आना चाहिए, माल आना चाहिए तो 1-2 महीने के अंदर अंदर माल आ जाना चाहिए। तो एस लिमिटेड का हमारे को जीएसटी आर 2A 2B से परचेज, या फिर परचेज के बिल से पता चलेगा, या फिर एस लिमिटेड की हमारे को एस लिमिटेड पार्टी की स्टेटमेंट से पता चलेगा कि क्या हमने उसको ज़्यादा दे रखे।
आखिरी में वो कहेगा भैया हम कहेंगे हम 1,50,600 रुपये आपको ज़्यादा दे रखे हैं। तो कहेगा नहीं है भैया, ज़्यादा नहीं है, हमारे तो बराबर है या हमने लेने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने यार यहाँ पे जुलाई में कुछ है झोलमाल, देख लीजिए आप, जुलाई में इसको जरूर जरूर इसने कोई माल परचेज करा है, कोई बिल छूट गया है। ठीक है जी। फिर इससे इससे हमने 35,000 रुपये का परचेज करा है। ठीक है, कंप्यूटर प्रिंटर, तो इसको पेमेंट नहीं करी है, डेफिनेटली इसकी पेमेंट अभी ड्यू रहती है, एडवांस दिया नहीं हुई। हम इसमें हमारे को दिखाई दे रहा है कि हमने इसको 1.5 लाख रुपए एडवांस दे रखे हैं, यानी कि 1,50,600 एडवांस दे रखे हैं। एक्चुअल में हमने इसको एडवांस नहीं दे रखा है, यहाँ पे इसने हमारे से पैसे लेने ही होंगे या बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 1,90,000 रुपये यहाँ पे हमने एडवांस दे रखा है, तो इसका कोई बिल आया होगा जरूर, तभी हमने ये पैसे दिए। फिर 35,000 रुपये का बिल आया, तो जाहिर सी बात है वो पेमेंट हमने दिखा नहीं रखी है। तो भैया अकाउंटेंट साहब, आप इसकी पार्टी का स्टेटमेंट मंगाओ, आप प्रॉपर बैंक चेक करो, बैंक आपके रिकमसाइड है नहीं है, सस्पेंस में आपकी कोई एंट्री तो नहीं खड़ी हुई है, क्योंकि आपके पार्टी बहुत गड़बड़ जा रही है, मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता। ठीक है जी। वाई लिमिटेड का हिसाब किताब कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ पे आते आते 9,40,000 से यहाँ बढ़ गया है। इसके स्टेटमेंट मंगाओ, इसको चेक करो। सिंडिकेटर में बहुत कुछ है अभी। ऑडिट फीस पेबल ड्यू करिए 1,08,000 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सीए का बिल देखना पड़ेगा। ऑडिट फीस पेबल, ऑडिट फीस पेबल, ये 12,000 रुपये की हमने पेमेंट करी थी, 12,08,500 रुपये। डेट डेट गलत हो रही है इसकी। ठीक है। ECSI GST पेबल, अब इसने GST पेबल जितनी भी GST बैठ रही ना, मैंने कहा था ना ऊपर जब मैंने ड्यूटी टैक्स में दिखा था GST इसकी बैठ रही है, तो GST पेबल की एंट्री कर रखी है यहाँ पे। GST पेबल तो हमने पेमेंट कर दिया, आप देखिए यहाँ पे ड्यूटी टैक्स में हमारी GST बैठ रही थी। ठीक है, और यहाँ GST पेबल में एंट्री कर रखी, यानी कि इसको ट्रांसफर की एंट्री नहीं करी है, और यहाँ पे हमने GST पेबल के नाम से वो दिखा दिया। कोई सही, कोई वैसे कोई गलत नहीं है, लेकिन इसको ट्रांसफर करके GST पेबल ड्यू करना है, और फिर ड्यू करने के बाद एक्चुअल में देखना है कितना है, और फिर इसको GSTR 3B में जाके देखना है कि GST पेबल क्या हमारी इतनी बैठ रही थी जितनी देर रखी हमने। ठीक है, ये तो GST हमारे को GST 3B में GST के पोर्टल से वेरीफाई हो जाएगा कि ये सही है नहीं है। PPF सैलरी पेबल, सैलरी पेबल, ठीक है जी। हर महीने सैलरी अगर बैठ रही है किसी की, तो जिस महीने बैठ रही है, ये बिल्कुल गलत एंट्री है। जब सैलरी बैठती है पेबल, तो वो पेमेंट हो जाती है, जैसे सैलरी बैठ रही है पेमेंट नहीं हो रही। तो इन अकाउंटेंट साहब से पता करना है आपने, ऑडिटर साहब आपने जाके पता करना है कि ये सिर्फ पेबल तो कर रहा है सैलरी, लेकिन पेमेंट क्यों नहीं कर रहा। सैलरी पेमेंट एक महीने के दूसरे महीने में सैलरी पेबल पेमेंट हो जानी चाहिए, ये पेमेंट क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, आपने जाके ये कंफर्म करना है। ठीक है। अच्छा, शॉप रेंट पेबल, शॉप रेंट पेबल ठीक है, फरवरी में इसने लिया, मार्च में पेमेंट हो जानी चाहिए। इसको वेरीफाई कर लो कि मार्च में पेमेंट हुई है या अप्रैल में हुई है। ठीक है, शॉप रेंट पेबल 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 2 बार बना दिया है। हाँ, यहाँ पेमेंट हो गई है। ठीक है, हेडिंग गलत है, यहाँ पेमेंट हो गई है, 45,000 पेमेंट हो गई है, 49 की थी, तो 4,000 रुपये रहते हैं। ठीक है। TCS पेबल, ठीक है, TCS पेबल की एंट्री ठीक है, इसको भी एक बार चेक कर लेंगे। TDS पेबल, अब TDS पेबल हर बार, TDS जितना भी होता है हर महीने के अगले 7 तारीख के अंदर अंदर वो जमा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। पेमेंट जब भी चालान बनाया होगा उसकी एंट्री नहीं करी होगी अकाउंटेंट ने, टैक्स नेट में। ये जो जो आपने काटा है, जिस सैलरी पे या जो भी जिस पे भी काटा है, ठीक है जी, सैलरी पे, कोई शॉप रेंट पे, आप जो भी काटा है प्रॉपर जमा करते नहीं दिखा रहे हैं आप, या सच में जमा करते नहीं दिखा रहे हैं, या प्रोपराइटर ने जमा ही नहीं करा है। ये बहुत बड़ी बात है अगर प्रॉपराइटर ने जमा नहीं करा है। लेकिन अगर अकाउंटेंट के ऊपर बात है कि भैया आपने इसकी एंट्री नहीं करी है, तो उसको चेक कीजिए पूरा। ठीक है जी। एसेट की ओपनिंग बैलेंस आप ले लेंगे सारी सारी चीज़ के पिछली वाली ऑडिटेड बैलेंस शीट से, ओपनिंग बैलेंस उठा लेंगे ऑडिटेड बैलेंस शीट से। ठीक है, ये ऑडिटेड बैलेंस शीट से उठा लेंगे और देख लेंगे आपकी भैया ये सही थे नहीं थे। ठीक है। अच्छा, मोबाइल वगैरह ठीक है, डेप्रिसिएशन प्रॉपर लगाते जाए हम, डेप्रिसिएशन हर चीज़ में लगाते जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। डेप्रिसिएशन की प्रॉपर एंट्री होती हो रही है यहाँ पे। AC,
एसी में डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है, कार पे नहीं लगाया जी, कुछ में डेप्रिसिएशन लगाया है, मोबाइल पे लगा रखा है, कुछ में डेप्रिसिएशन लगा रखा है, कुछ में नहीं। तो 31 मार्च को हमने सब पर डेप्रिसिएशन लगाना है, कुछ चीज़ें छोड़ के, जैसे प्लॉट वगैरह। आज सेविंग बॉन्ड्स पे आते हैं, डिबेंचर्स। सेविंग बॉन्ड्स क्या हुआ था, ये सेविंग बॉन्ड्स थे, ये बॉन्ड्स बिक गए हैं, खत्म, ये सेविंग बॉन्ड्स कैश हो गए। 12% सेविंग बॉन्ड्स, 12% डिबेंचर्स। ये डिबेंचर्स की इंटरेस्ट की एंट्री क्या है, इंटरेस्ट की एंट्री के बारे में पता करना है। बिल्डर म्यूचुअल फंड 9 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप जाके चेक कर सकते हैं। एफडी विद ओबीसी, ये मैच्योर हो गई है, ठीक है। एफडी विद पीएनबी, इसका इंटरेस्ट कहाँ है, एफडी विद एसबीआई, इसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट अगर हमारे पास सही आ गया हो तो हम इसकी एंट्री से सबको सही कर सकते हैं। अब सबसे मेन बात एक चीज़ होता हूँ, हमारे पास जो जो हमने एफडी वगैरह ली है, इसमें अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास एक चीज़ मिसिंग है। क्या चीज़ मिसिंग है, हमारे पास मिसिंग ये है कि इसमें हमारे पास टीडीएस हमारे पास कट होगा, और टीडीएस नहीं आ रहा है किसी भी एंट्री में हमारे टीडीएस, एफडी पे, इंटरेस्ट पे, डिबेंचर्स पे वगैरह, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास रियल है, ठीक है जी। लोन्स एंड एडवांसेस, ये किस किस को शक्ति, ये लोन्स दे रखे हैं, इसको वेरीफाई कर लो। सनी डेटर्स पे आ जाते हैं, ठीक है, सनी डेटर्स पे आ जाते हैं। सनी डेटर्स को वेरीफाई करने के लिए फिर से वही सेल्स वगैरह चेक करेंगे आप। अगर मैंने किसी को 13,44,000 भी सेल करी है, उसने 1,08,000 रुपये दिए हैं, बाकी के नहीं दिए। अभी ये एक्चुअल में बुक राइटिंग बहुत इनकम्प्लीट मुझे लग रही है, ठीक है। अभी इसका ऑडिट तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग एज पे है, ये स्टार्टिंग उसमें है लिमिट उसमें, कि भाई यार 13,44,000 की सेल करिए, 1,08,000 रुपये इसने दिए हैं, बाकी नहीं दिए हैं। फिर 5,24,000 की सेल करिए, 3,45,000 भी दिए हैं, उसको कुल मिला के 14,15,800 रुपये पेंडिंग है ए बी लिमिटेड के। गलत, ए लिमिटेड 6,42,000 रुपये चेक करो, ठीक है, 68,000 रुपये, चलो ठीक है, लेकिन नहीं, ठीक है, क्योंकि अगस्त से पेंडिंग है, अगस्त से उसने अभी तक पैसा नहीं दिया है बिल्कुल, ठीक है। इसको हमने सी डी लिमिटेड को हमने अप्रैल में दिया था, इसने अभी तक पैसा नहीं दिया जी। सी लिमिटेड, इसको हमने जुलाई में पेमेंट करी थी। मुझे आई थिंक मेरा हिसाब किताब ये लग रहा है कि कैश इन हैंड, आप देखो 52 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है। सबसे पहले यहाँ देखिए, 52 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को हमने पेमेंट नहीं करी है, एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं करी है, इसलिए कैश पड़ा हुआ है। अदरवाइज किसी बिजनेसमैन के पास 52 लाख रुपए कैश नहीं होता है। और बैंक अकाउंट आप देखिए, इसने ये आई थिंक मैं जब भेजूंगा अपने ऑडिटर को, जूनियर्स को, तो ये बैंक मेरे नेगेटिव में आ रहे हैं, यानी कि इन शॉर्ट ये बैंक, ये जो 52 लाख रुपए हमने कुछ एक्सपेंसेस वगैरह की पेमेंट नहीं करी है, क्रेडिट्स की पेमेंट नहीं करी है, करी होगी, ये पॉसिबिलिटी है। और बैंक में डिपॉजिट वगैरह की, यानी कि बैंक रिकनसाइल नहीं करे हैं, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। एक्यूड इंटरेस्ट ठीक है, एक्यूड इंटरेस्ट सही है, एडवांस इनकम टैक्स हमने पेमेंट करी है, ठीक है जी, ठीक है। पैटी कैश रख रखा है, ठीक है। टीडीएस कटा हुआ है, ठीक है, मैं अभी सोच रहा हूँ टीडीएस की एंट्री, टीडीएस कटा हुआ है। तो बस अभी मैं ऑडिट के बारे में क्या हो रहा हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने शुरू में बताया था, बहुत गड़बड़ था। जब तक हमारे ये सेल्स परचेज टैली नहीं हो जाते, उसके बाद नंबर 2 हमारा बैलेंस शीट में डेटर्स क्रेडिटर्स टैली नहीं हो जाते, और बैंक, तब तक ऑडिट करना बहुत मुश्किल काम है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे, अभी ये फर्स्ट स्टेज में था, मैंने बताया था स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स आए थे, मैंने चेक करे हैं। अब ये फिर से दोबारा मेरे पास आएंगे, मैं उसका फिर से वीडियो बनाऊंगा कि भाई क्या चेंजेस होके आए हैं, फिर क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अभी मेरे जूनियर्स जाएंगे ऑडिटर, वो सब चीज़ चेक करेंगे, फिर बताएंगे क्या क्या कमियां रह गई है, फिर आखिरी में मेरे पास आएंगे, फिर मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। अब ये दोनों पार्ट मैंने ख़त्म कर दिए हैं, पिछले वीडियो में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और इस वीडियो में बैलेंस शीट, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अकाउंटेंट के लिए, मैं सारी मेहनत कर रहा हूँ
सभी मेहनत सभी अकाउंटेंट के लिए, जूनियर्स सीनियर्स या जो भी हैं या अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं, वो सब के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ताकि उनके लिए एक रास्ता दिखा सकूं कि वो कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।